नमस्कार, जनप्रभात सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं हेमेंद्र सिंह। एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हजारों समर्थक अमेरिकी कैपिटल में घुस गए। इस दौरान ट्रंप समर्थकों और पुलिस के बीच झड़प हुई। फायरिंग की आवाजें भी सुनी गईं। बवाल से नए राष्ट्रपति के रूप में जो बाइडेन के नाम पर मोहर लगाने की संवैधानिक प्रक्रिया बाधित हुई है। ट्रंप को 20 जनवरी से पहले पद से हटाए जाने की प्रक्रिया को देखते हुए बवाल हुआ। अमेरिकी संविधान के 25वें संशोधन पर चर्चा हो रही थी। इस संशोधन के अनुसार अगर राष्ट्रपति अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर पाते तो उन्हें उपराष्ट्रपति और कैबिनेट मिलकर हटा सकते हैं। बवाल के समय इलेक्टोरल वोटों की गिनती हो रही थी। घटना के बाद प्रतिनिधि सभा, सीनेट और पूरे कैपिटल को बंद कर दिया गया। उपराष्ट्रपति माइक पेंस और सांसदों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। बिगड़ते हालात के बीच वाशिंगटन में 15 दिनों के लिए आपातकाल लगा दिया गया है। अमेरिकी सीनेट ने एरिजोना में जो बाइडेन की चुनावी जीत को लेकर दी गई चुनौती को खारिज कर दिया है। घटना की पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा समेत कई नेताओं ने कड़ी निंदा की है। ओबामा ने कहा है कि लोकतंत्र में इस तरह की घटनाओं का कोई स्थान नहीं है। नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति कमला हैरिस और वर्तमान उपराष्ट्रपति माइक पेंस ने घटना की निंदा की। कमला हैरिस ने कहा है कि ट्रंप समर्थक लोकतंत्र के काम को आगे बढ़ने दें, इसमें बाधा न डालें। वहीं व्हाइट हाउस की उप प्रेस सचिव सारा मैथ्यूज ने घटना के बाद पद से इस्तीफा दे दिया है। अमेरिका में हुई घटना की पीएम मोदी ने कड़े शब्दों में निंदा की है। उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया को गैर कानूनी विरोध प्रदर्शनों से प्रभावित नहीं किया जा सकता। सत्ता का व्यवस्थित और शांतिपूर्ण हस्ताक्षर जारी रहना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के रेवाड़ी मदार खंड को देश के नाम किया। इस कार्यक्रम में पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हिस्सा ले रहे हैं। इस दौरान डबल स्टैक लॉन्ग हाल कंटेनर को भी हरी झंडी दिखाई गई। भारत और इजराइल ने मध्यम रेंज की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल रक्षा प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। दोनों देशों ने अपनी युद्धक क्षमताओं को बढ़ाने के लिए इसे विकसित किया है। इसका मकसद शत्रु विमान से संपूर्ण सुरक्षा प्रदान करना है। केंद्र ने बर्ड फ्लू बीमारी को फैलने से रोकने के लिए परामर्श जारी किया है। केंद्र ने कहा है कि केरल, राजस्थान, मध्य प्रदेश और हिमाचल को अलर्ट किया गया है। इन राज्यों के 12 स्थानों पर बर्ड फ्लू के मामले सामने आए हैं। इसके लिए पक्षियों पर नजर रखना जरूरी है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के कैपबेल बे में आज सुबह 6:57 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिएक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता 4.4 मापी गई है। अभी तक किसी के जानमाल के नुकसान की कोई खबर नहीं है। दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत में ठंड और कोहरे का सितम फिर से शुरू होने जा रहा है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा समेत मैदानी राज्यों में शीतलहर चलेगी। वहीं 8 जनवरी की रात और 9 जनवरी की सुबह एक बार फिर बारिश होने की संभावना है। गुरुग्राम और नोएडा को छोड़कर एनसीआर में हवा खराब श्रेणी में दर्ज की गई है। एक दिन पहले ये औसत श्रेणी में थी। 8 और 9 जनवरी को हवा बहुत खराब श्रेणी में पहुंच सकती है। उत्तर पश्चिम दिशा से आने वाली हवा की रफ्तार धीमी होने से गुणवत्ता पर असर पड़ सकता है। चौथी बार बिना मुख्य अतिथि के गणतंत्र दिवस होगा। इससे पहले 1952, 1953 और 1966 में किसी को मुख्य अतिथि नहीं बनाया गया था। 3 बार इस समारोह के 2 मुख्य अतिथि थे। 2018 में 10 एशियाई देशों के शासनाध्यक्षों को समारोह का मुख्य अतिथि बनाया गया था। गणतंत्र दिवस परेड में इस बार केवल दिल्ली वालों को ही शामिल होने की अनुमति देने का फैसला लिया जा सकता है। इसका कारण किसान आंदोलन है। तैयारियों को लेकर हुई बैठक में ये मुद्दा उठा था कि ऐसा ना हो कि किसान टिकट खरीदकर 26 जनवरी को परेड में आ जाएं। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने कृषि कानूनों को लेकर बड़ा दावा किया है। मंत्री ने कहा है कि देश भर में बड़ी संख्या में किसान तीनों कृषि कानूनों का समर्थन कर रहे हैं। इसलिए वो दिल्ली बॉर्डर के प्रदर्शनकारी किसानों से अपील करते हैं कि वे आंदोलन वापस लें। किसान आंदोलन के 43वें दिन किसानों का ट्रैक्टर मार्च शुरू हो चुका है। राकेश टिकैत की अगुवाई में किसान गाजीपुर बॉर्डर से ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर ट्रैक्टर लेकर पहुंचे। इस आंदोलन में 40 संगठनों के किसान हिस्सा ले रहे हैं। किसानों के ट्रैक्टर मार्च से शुरू होते ही दिल्ली और यूपी पुलिस ने सख्ती बढ़ा दी है। पुलिस ने दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे तक रूट डायवर्जन किया है। दूर से आने वाले सभी किसान ट्रैक्टर पर तिरंगा और बाकियों का झंडा लगाकर NH9 से होते हुए डासना पहुंचेंगे। वहां पर मेरठ, बागपत, ग्रेटर नोएडा, नोएडा, मोदीनगर, मुरादनगर और अन्य जिलों के किसान भी जमा होंगे। हरियाणा में किसान ट्रैक्टर मार्च के चलते पलवल के मौजपुर KMP पर RAF फोर्स तैनात की गई है। यहां पर 3 थानों की पुलिस बल भी तैनात की गई है। इनका नेतृत्व ACP तिगांव कर रहे हैं, जिसमें महिला फोर्स भी शामिल है। सुप्रीम कोर्ट केंद्र के 3 नए कृषि कानूनों को लेकर 11 जनवरी को सुनवाई करेगा। इस दौरान तीनों कृषि कानूनों की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाएं सुनेगा। इसके अलावा दिल्ली बॉर्डर पर किसानों के आंदोलन से जुड़ी कई अर्जी पर भी सुनवाई होगी।
किसान नेताओं ने आरोप लगाया है कि उनके पास कंप्यूटरीकृत कॉल आ रही है जिसमें कृषि कानूनों को फायदेमंद बताकर आंदोलन को गलत बताया जा रहा है। इसमें किसान नेताओं को सरकार के साथ बताया जा रहा है। किसानों ने इसे फूट डालने की साजिश बताया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 9 और 10 जनवरी के बीच मिजोरम का दौरा करेंगे। इस दौरान वे कई परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। साथ ही भाजपा और सहयोगी पार्टियों के नेताओं से मुलाकात कर चुनावी रणनीति के बारे में भी मंथन करेंगे। बदायूं के निर्भया कांड को लेकर विपक्षी दलों ने योगी सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। वहीं यूपी सरकार ने बदायूं कांड के एडीजी स्तर के अधिकारी से जांच रिपोर्ट मांगी है। साथ ही सीएम योगी ने कांड की निंदा करते हुए सख्त कानूनी कार्रवाई करने का दावा किया है। सीएम योगी के सख्त होने के बाद बदायूं कांड में एसपी ने थानेदार को निलंबित कर दिया है। साथ ही पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, लेकिन मुख्य आरोपी महंत फरार हो गया। पुलिस ने उस पर 25,000 का इनाम घोषित किया है। सीएम योगी ने गाजियाबाद जिले के मुरादनगर शमशान कांड में एसआईटी जांच का निर्देश दिया है। सीएम ने कहा कि शमशान घाट दुर्घटना में दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई है। अब एसआईटी की जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई होगी। यूपी एमएलसी की 12 सीटों के लिए निर्वाचन आयोग चुनाव कराने जा रहा है। यूपी के विधानसभा सदस्यों के मद्देनजर बीजेपी 10 सीटें जीत सकती है, जबकि 1 सीट पर सपा की जीत पक्की है। वहीं बसपा, कांग्रेस और निर्दलीय मिलकर 1 सीट जीत सकते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने कोरोना टीके को लेकर लोगों को अलर्ट किया है। मंत्री ने कहा है कि कोविन नाम के किसी मोबाइल ऐप को डाउनलोड ना करें, साथ ही उस पर कोई भी सूचना साझा भी ना करें। उन्होंने कहा कि केंद्र की मंजूरी वाला ऐप जल्द आएगा। स्वास्थ्य मंत्रालय मधुमेह, कैंसर, किडनी, लीवर और उच्च रक्तचाप के मरीजों को टीका लगाने की रणनीति बना रहा है। इन मरीजों को टीका लगवाने के लिए कोविन वेबसाइट पर पंजीकरण कराना होगा। इससे जुड़े कागज का जिला प्रशासन सत्यापन करेगा। यूरोपीय संघ के देश कोरोना संक्रमण की उच्च दर और टीकाकरण की धीमी रफ्तार से जूझ रहे हैं। इसको देखते हुए 45 करोड़ लोगों को वैक्सीन उपलब्ध कराने के लिए मॉडर्ना की वैक्सीन को भी मंजूरी दी गई है। एजेंसी ने फाइजर बायोएनटेक की वैक्सीन को पहले ही मंजूरी दे दी थी। भारतीय विमान प्राधिकरण ने कोरोना टीके को उनके केंद्रों तक पहुंचाने पर बड़ा दावा किया है। प्राधिकरण ने कहा है कि पहले चरण में टीके की 2 करोड़ खुराक पुणे से 41 केंद्रों तक पहुंचाने की तैयारी है। इसे 8 जनवरी तक विमानों की मदद से पहुंचा दिया जाएगा। कई राज्यों में स्कूल खुलने के बाद अब हिमाचल सरकार भी स्कूल खोलने पर विचार कर रही है। जनवरी अंत या फरवरी के पहले सप्ताह में स्कूल खोले जा सकते हैं। बता दें कि छात्रों के साथ संवाद करने के बाद सीएम जयराम ठाकुर ने अधिकारियों को तैयारी करने के निर्देश दिए। मध्य प्रदेश के बैतूल में किसान नेता अरुण पर संघ प्रमुख मोहन भागवत को बम से उड़ाने की धमकी देने का केस दर्ज किया गया है। महाराष्ट्र के किसान नेता अरुण ने नागपुर से किसानों की रैली लेकर दिल्ली जाने के दौरान कहा था कि वो भागवत और संघ मुख्यालय को बम से उड़ा देंगे। यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने जेवर एयरपोर्ट का झांसा देकर लोगों से ठगी करने वाले कॉलोनाइजर और बिल्डरों पर कार्रवाई की है। इस दौरान टप्पल इलाके में बसाई जा रही कॉलोनियों को ध्वस्त कर दिया गया है। साथ ही इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है। सप्ताह के चौथे कारोबारी दिन घरेलू शेयर बाजार की शुरुआत बढ़त पर हुई। सेंसेक्स 285 अंक ऊपर चढ़कर 48,459 के स्तर पर खुला। वहीं निफ्टी 83 अंक बढ़कर 14,230 के स्तर पर खुला। विश्लेषकों के अनुसार आगे बाजार में उतार चढ़ाव जारी रहेगा। निवेशक सावधानी बरतें। बेनामी संपत्ति को लेकर आयकर विभाग की पूछताछ पर सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि मुझसे करीब 8 घंटे पूछताछ चली थी। अधिकारी कार्यालय से करीब 23,000 दस्तावेज ले गए थे। वाड्रा ने कहा कि मैंने कोई कर चोरी नहीं की है। कांग्रेस ने आगामी विधानसभा चुनाव के लिए वरिष्ठ पर्यवेक्षक नियुक्त किए हैं। इसमें असम, पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी शामिल हैं। पर्यवेक्षकों में सीएम अशोक गहलोत, भूपेश बघेल और पार्टी के कई अन्य वरिष्ठ नेताओं के नाम शामिल हैं। तेल कंपनियों ने आज फिर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी की है। डीजल की कीमत में 26 से 29 पैसे की बढ़ोतरी हुई है। वहीं पेट्रोल की कीमत भी 21 से लेकर 24 पैसे तक बढ़ी है। दिल्ली में 74 रुपये 38 पैसे प्रति लीटर पेट्रोल बिक रहा है। जयपुर के युवती अंशु ने केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से हिमाचली टोपी की मांग की। इसे ट्वीट कर मांगा गया। इसके बाद सीएम जयराम ठाकुर ने अंशु का पता हासिल किया। सीएमओ के अधिकारियों ने जयपुर में हिमाचली टोपी खरीदकर अंशु तक पहुंचाई। दिल्ली हाईकोर्ट ने 8 जनवरी से शुरू होने वाली अखिल भारतीय सिविल सेवा की मेन परीक्षा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। अदालत ने विकलांगों के लिए कम सीटें आरक्षित करने के मुद्दे पर दायर याचिका स्वीकार कर ली है। अदालत ने केंद्र और यूपीएससी से जवाब मांगा है। पश्चिम रेलवे के मुंबई केंद्रीय मंडल ने नया इतिहास रच दिया है। यहाँ पहली बार एक मालगाड़ी को केवल महिलाओं के क्रू ने चलाया। लोको पायलट कुमकुम नागेंद्र ने दल का नेतृत्व किया। सहायक लोको पायलट उदिता वर्मा रहीं। गुड्स गार्ड के रूप में आकांक्षा रे शामिल रहीं।
सीएम ममता बनर्जी के राजभवन में राज्यपाल धनखड़ से मुलाकात की। सचिवालय सूत्रों ने इसे शिष्टाचार भेंट बताया। अधिकारी ने बताया कि ममता बनर्जी राज्यपाल को नववर्ष की शुभकामनाएं देना चाहती थीं। मुख्यमंत्री और राज्यपाल की ये मुलाकात करीब 1 घंटे चली। केंद्रीय कैबिनेट ने भारत और जापान के बीच कुशल कामगारों की सहभागिता को लेकर एमओसी को हरी झंडी दे दी है। इसके तहत दोनों देशों के बीच सहभागिता से जुड़ा एक संस्थागत तंत्र स्थापित होगा। इस समझौते से दोनों देशों के बीच आपसी संपर्क बढ़ेगा। असम में आने वाले विधानसभा चुनाव हिंसक हो सकते हैं, इसके आसार अभी से दिखने लगे हैं। असम भाजपा के वरिष्ठ नेता सदस्य विश्वजीत दाईमारी का बेटा मंगलवार शाम से गायब है। पुलिस का मानना है कि ये अपहरण राजनीतिक कारणों से किया जा सकता है। भारत और फ्रांस के बीच आज दिल्ली में वार्षिक रणनीतिक वार्ता होने जा रही है। इस बैठक में एनएसए अजीत डोभाल भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। वहीं फ्रांसीसी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व फ्रांस के राष्ट्रपति के राजनयिक सलाहकार इमैनुअल बौने करेंगे। मुंबई पुलिस ने बॉम्बे हाईकोर्ट में टीआरपी में हेराफेरी मामले में हलफनामा दाखिल किया है। इसमें रिपब्लिक टीवी और उसके प्रधान संपादक अर्णव गोस्वामी के खिलाफ सबूत के तौर पर कई दावे किए गए हैं। साथ ही इसमें टीआरपी हेराफेरी का आरोपी बताया है। प्रॉपर्टी सलाहकार नाइक फ्रैंक इंडिया ने आवासों के गिरते दामों पर बड़ा दावा किया है। फ्रैंक ने कहा कि कोरोना के चलते दिल्ली एनसीआर में आवासीय प्रॉपर्टी की बिक्री साल 2020 में 50% तक घट गई है, जबकि 8 प्रमुख शहरों में 37% घटी है। सुप्रीम कोर्ट ने विवाह के लिए बनाए गए धर्मांतरण कानून पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। हालांकि कोर्ट इस कानून की वैधता को लेकर सुनवाई करेगा। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। हैदराबाद में भूमि विवाद के मामले में पूर्व बैडमिंटन खिलाड़ी और उनके 2 भाइयों का अपहरण करने का मामला सामने आया है। पूर्व खिलाड़ी के परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने आंध्र प्रदेश की पूर्व मंत्री अखिला प्रिया को गिरफ्तार किया है। बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली को अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। कोलकाता में डॉक्टरों ने बताया कि वो अब पूरी तरह से स्वस्थ हैं, इसलिए अब अस्पताल में रहने की कोई जरूरत नहीं है। वहीं सौरव गांगुली ने अपने प्रशंसकों को शुभकामनाएं दी हैं। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरा टेस्ट मैच सिडनी में खेला जा रहा है। बारिश के बाद दोबारा मैच शुरू हुआ। टॉस जीतकर ऑस्ट्रेलिया पहले बल्लेबाजी कर रही है। तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज ने डेविड वार्नर को 5 रन से निजी स्कोर पर आउट करके भारत को पहली सफलता दिलाई। डेब्यू मैच में बिल पुकोवस्की ने हाफ सेंचुरी मारी। अभी तक ऑस्ट्रेलिया ने 1 विकेट पर 100 रन बनाए हैं। पिछले 2 टेस्ट मैच के मुकाबले सिडनी की पिच बल्लेबाजी के लिए मुफीद है। टॉस जीतकर यहां बड़ा स्कोर खड़ा किया जा सकता है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।